जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। हम काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम, उसमें एग्ज़ाम का नया फॉर्मेट बना है और उसमें क्वेश्चंस फॉर्मेट चेंजेस हुई हैं, जिसमें 1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसकी भारी वरीयता यानी कि उसमें भारी वजन है। मतलब कि 1 नंबर के क्वेश्चन मेरे ख्याल से 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूरे नंबर देते हैं। यदि आपको जानकारी है तो कहीं भी संभावना नहीं है कि आपका आधा नंबर भी कटेगा। तो अगर हम परीक्षा में अच्छी रणनीति के हिसाब से, अच्छे कंटेंट के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है कि जो 15 नंबर जो परीक्षा में आने वाले हैं उन पर हम अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ना सिर्फ उन 1 नंबर के क्वेश्चन में पकड़ अच्छी बनाएंगे, बल्कि जो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उस पे हम अच्छे से पकड़ बना करके उस पर अच्छा अपना एग्जामिनर के ऊपर जो परीक्षा का चेकर होगा, जो अध्यापक जी होंगे, उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछता है तो हम कुछ डाटा 1-1 नंबर का उठा के उसमें डाल सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के 12वीं क्लास में जो नया सिलेबस और नया एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपके लिए 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको वो सारे क्वेश्चन जो 1 नंबर के होंगे और मतलब कि इसके अलावा 2 नंबर, 3 नंबर भी पूछे जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वो क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप के, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे, ABCD। क्वेश्चन के अनुसार आपको उनमें से कोई एक सही उत्तर चुनना होगा। यह आपका क्वेश्चन फॉर्मेट होगा, बहुत इजी है। लेकिन यहां पर हम जो पढ़ाएंगे आपको सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे और साथ साथ में उसका जो आंसर है वो भी आपको बताएंगे पूरे डिटेल के साथ। सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको पढ़ा करके छोड़ दिया। हमारा मकसद है कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें भी आपको सीधे अच्छे तरीके से समझाया जाए, जिससे कि जो बच्चा हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखा है, कोई नया बच्चा आया है, वो सीधे इस वीडियो से लाभ उठा सके। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को, जो हमारी पुराने चैप्टर्स की जो वीडियो हैं उन्हें हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उन्हें जाइए और अच्छे से देखिए ताकि हम एक अच्छी रणनीति के हिसाब से, रणनीति के अनुसार एक बढ़िया स्टडी कर सके, अध्ययन कर सके और परीक्षा में बेहतर परिणाम ला सके। MCQ टाइप के जो क्वेश्चन हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन जो ये पढ़ा रहे हैं उसी के अनुसार हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हमारी स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम चैनल का ID दिखेगा, उसे इंस्टाग्राम के सर्च बार में जाके टाइप करिए, आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल मिलेगा और वहां से आपको नोट्स और जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, वहां पर भी जाकर आप लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन लेते हैं, शीत युद्ध का संबंध किन 2 गुटों से था। देखिए दोस्तों, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैं एक ही क्वेश्चन में क्लियर करवा लेता हूं, क्योंकि मेरा मकसद ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाना नहीं, मेरा मकसद है कम समय में आपको अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन या टॉपिक्स उपलब्ध कराना। तो यहां पर क्या है, शीत युद्ध का संबंध किन 2 गुटों से था। देखिए, शीत युद्ध जो था 1945 से लेकर 1991 के मध्य चलता है। ये किन 2 गुटों के बीच में था? USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा था USSR सोवियत संघ। ठीक है, क्या था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे US से भी कई बार कहा जाता है, और सोवियत संघ। एक क्वेश्चन दूसरा जो पूछ लेता है एग्जामिनर, वो पूछ सकता है कि शीत युद्ध जो युद्ध चल रहा था वो कौन सी विचारधारा के बीच में चल रहा था? तो कौन सी? पूंजीवाद और साम्यवाद। ठीक है बच्चा लोग, बहुत ईजी है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका कौन सी विचारधारा का समर्थक था? पूंजीवादी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक कौन सा गुट था? अमेरिका। घुमा के पूछ सकता है, टेंशन नहीं लेना। सोवियत संघ कौन सी विचारधारा का समर्थक था? साम्यवाद। साम्यवाद की विचारधारा के समर्थक देश कौन से थे? सोवियत संघ। तो बच्चा लोग, आपका एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो गया। इसे दिमाग में अच्छे से बैठाइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाटो, सीटो, सेंटो
नामक सैनिक संगठन किसने बनाए? ये देखिए, जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गुट, सोवियत संघ और अमेरिका, आपस में एक तरीके से कंपटीशन कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा चला रहे थे अपने आपस में, और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए एक सैनिक संगठन बनाते थे। आपस में कुछ देशों को एकजुट किया और एकजुट करने के बाद एक संगठन बना दिया। उस संगठन का जो टाइप होता था वो सैनिक संगठन होता था, ताकि हमें जब कभी जरूरत पड़े तो हम एक दूसरे को सैनिक सहायता उपलब्ध करवा सकें। ये इसका मकसद था। उनमें से अमेरिका ने 3 संगठन बनाए थे। एक था नाटो, एक था सीटो, एक था सेंटो। बच्चा लोग कौन से संगठन थे? नाटो, सीटो, सेंटो। किसने बनाए थे? अमेरिका ने बनाए थे। नाटो की स्थापना कब की थी बच्चा लोग? 1949 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है नाटो की स्थापना कब हुई। सीटो की स्थापना कब हुई? 1954 में। और सेंटो की स्थापना कब हुई? 1955 में। ठीक है, ये आपके संगठन थे। दूसरा एक बात जो आपको बताया जाए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। ये देखिए, जो नाटो का फुल फॉर्म जो क्वेश्चन पूछ लेगा वो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका यहां पर है और दक्षिण अमेरिका यहां पर है और यूरोप यहां पर है, और यहां पे बीच में पड़ता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक फिर दक्षिण अटलांटिक। जो इसके सदस्य देश थे नाटो के, वो नॉर्थ अटलांटिक के सदस्य देश थे। इसी के आधार पर इसे बोला गया नॉर्थ, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। दूसरी बात, जो दूसरा सैनिक संगठन था उसका नाम था क्या अपना? सीटो। सीटो का फुल फॉर्म क्या है कि इसके जो सदस्य देश थे वो इंडोनेशिया और अपना इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उसके आसपास के देश थे। तो उसमें कौन से थे? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसका फुल फॉर्म क्या था? क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चा लोग। अब देखिए, क्या नाम देखते कैसे पढ़ा। ये देखिए, सोचिए यहां पर है अपना भारत। ठीक है, हमारा भारत, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो और यहां पर इंडोनेशिया वगैरह देश यहां पड़ते हैं। बच्चा लोग कहां पड़ते हैं? यहां पर। ये दक्षिण में है, देखिए नीचे आ रहा है, ये दक्षिण में, और ये पूर्व में है। तो क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। और इसमें कौन से देश शामिल थे? एशिया के देश शामिल थे। तो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका 2 क्वेश्चन रेडी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। निम्न का पूरा नाम लिखिए। सेंटो जो था वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि जो अगर आप ये एशियाई देशों का संगठन था, अमेरिका ने एशियाई देशों को एकजुट करने के लिए, एशिया के देशों में अपना प्रभाव जमाने के लिए संगठन बनाया था सेंटो। 1955 में इसे बनाया गया था। और ये जो कौन से एशिया में बनाया गया था? एशिया के मध्य भाग में, बीच वाले एशिया में, सेंट्रल एशिया में ये सैनिक संगठन बनाया गया था। इसीलिए इसके नाम पर क्या पड़ा? सेंटो। देखो बच्चा लोग, इजी है, बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ अपना सेंटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो मतलब मध्य एशिया, मध्य मतलब सेंट्रल, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो कब बना? 1949 में। सीटो कब बना? 1954 में। और सेंटो कब बना? 1955 में। और किसने बनाया? अमेरिका ने। अब जो ये संगठन बने थे नाटो, सीटो, सेंटो, इसके जवाब में यूएसएसआर कर क्या रहा था? यूएसएसआर ने या सोवियत संघ ने एक दूसरा संगठन बनाया, वार्साई पैक्ट। उसी का एक क्वेश्चन बन सकता है, वार्सा पैक्ट किसका सैनिक संगठन था? तो जाहिर सी बात है नाटो, सीटो, सेंटो के जवाब में बनाया गया। और कॉम्पिटिटर कौन था इसका? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट बनाया। अब एक क्वेश्चन बच्चा लोग पूछ सकता है कि नाटो के सदस्य देश कौन से थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोई एक पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य देश नाटो में शामिल नहीं था। तो अगर आपको मालूम है कि
नाटो में सदस्य देश कौन से थे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये इसका देश नहीं था। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी इत्यादि जो देश थे वो किस में शामिल थे, नाटो में। किस में शामिल थे बच्चा लोग, नाटो में। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 1962 में हुआ। अब एक क्वेश्चन जो पूछ सकता है, क्यूबा मिसाइल के संकट के टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूएसएसआर के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम यूएसएसआर के अध्यक्ष निकिता क्रुश्चेव। यानी कि एक क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अब बच्चा लोग एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं कोई यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन बना रहा हूं और अपने आप ही बना दिए, ये आपकी पाठ्य पुस्तक और सिलेबस के हिसाब से तैयार किए गए हैं। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, ये सबसे पहले हम देखते हैं बर्लिन था क्या। बर्लिन का मैटर देखो, इसे मैं मिटा देता हूं आप बर्लिन का क्या था कि ये एक जर्मनी था। सोच लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 भागों में बट गया था। एक था पश्चिमी जर्मनी और एक था पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पर किसका कब्जा था, अमेरिका का। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का कब्जा था। उसमें एक शहर था बर्लिन, जो आज बर्लिन जर्मनी की राजधानी मानी जाती है। तो इस पर एक लाइन खींच दी गई, एक दीवार खड़ी कर दी गई जो बताती थी कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी अलग अलग है। तो बर्लिन शहर में एक दीवार खींची गई थी। वो कब खींची गई थी बच्चा लोग, 1969 में, 1969 में ये दीवार खींची गई थी। पूर्वी जर्मनी पे यूएसएसआर, पश्चिमी जर्मनी पे यूएसए। ठीक है बच्चा लोग, तो ये दीवार आगे चल के 1989 या 91 के आसपास ये दीवार गिरा दी गई थी। और दीवार गिरते ही जर्मनी का जो ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी था, यह हट के पूरा एक जर्मनी बन गया। और जो बर्लिन था इस जर्मनी का आज के टाइम पर राजधानी है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके। निम्न का नाम पूरा करिए। अब एक क्वेश्चन जो बनेगा, जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। जापान पर जो परमाणु बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में गिराया गया था। किसके द्वारा गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा। कौन से 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, कौन सी डेट पे गिराया गया था बच्चा लोग, कभी एग्जामिनर कभी कठिन क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन हमें कौन सा नंबर खींचना है, 95 98 के आसपास खींचना है। तो हमें जाहिर सी बात छोटी छोटी बारीक चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कि हमें एकलव्य बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, एकलव्य। मतलब कि निशाना जहां पर मारना है वहीं पर नजर। तो हमें छोटी छोटी चीजों पर नजर गड़ाए रखनी पड़ेगी। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया। हिरोशिमा पर बम, अब पूछ सकता है हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया, तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया। उसके तुरंत 3 दिन बाद नागासाकी 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया। ये देखिए, अगस्त का महीना आप याद रख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, स्वतंत्रता दिवस। और 1945 शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। तो 1945 में बहुत सारी चीजें थी। तो अपना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और उससे 2 साल बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो अगस्त से हमारा संबंध है, स्वतंत्रता अगस्त, 15 अगस्त। और 1945 कॉमन डेट है, 6 और 9। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं। और इन पर कौन सा बम गिराया गया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराया गया था फैट मैन। इनके कूटनीतिक नाम दिए गए थे परमाणु बम के, कि जो हिरोशिमा पे गिराया जा रहा वो लिटिल बॉय था, छोटा बच्चा, और नागासाकी मतलब फैट मैन, मोटा बम। ठीक है, ये इस टाइप का था। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम एक टॉपिक है जो नॉर्मली पूछ लेता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको अंग्रेजी में
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है बच्चा लोग, अगर आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और बताइए कि नाम का या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो अंग्रेजी में रूपांतरण है नाम, उसका फुल फॉर्म है क्या। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? देखिए पूरे विश्व में दो गुट चल रहे थे शीत युद्ध के टाइम पर। यूएसएसआर के नेतृत्व में सोवियत संघ गुट और अमेरिका के नेतृत्व या यूएसए के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट। पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था। और जो उस टाइम पर जो नए देश आजाद हुए थे यानी भारत, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, इनके पास आखिर ऑप्शन क्या था कि कौन से गुट में शामिल हो, ये अमेरिका के गुट में जाए या सोवियत संघ के गुट में जाए। तो इन्होंने फैसला किया कि हम किसी एक गुट में नहीं जाएंगे, हम सीधे क्या करेंगे, अपना एक अलग संगठन बनाएंगे, हम अलग एक अपना गुट बनाएंगे, उसका नाम दिया गुट निरपेक्ष। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। गुट का मतलब होता है गुट और निरपेक्ष का मतलब होता है गुट से हटकर। तो इन्होंने गुट से हटकर, दोनों गुटों से हटकर एक आंदोलन मतलब मूवमेंट, एक सोच विकसित करी। और वो देश कौन से थे बच्चा लोग? यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारा ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू कहां से थे? भारत से। जोसेफ ब्रोज टिटो युगोस्लाविया से। गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से। सुकर्णो इंडोनेशिया से। वाने एनक्रुमा कहां से? घाना से। शॉर्टकट बताते हैं कैसे याद करेंगे आप। देखिए, नट नासवान, आप क्या याद रखिए? नट नासवान। आप देखो नट बोल्ट, देखते हो नट बोल्ट आपने देखा होगा कि नट कर दो भाई, नस ढीला हो रहा है किसी चीज का, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग का नट ढीला है क्या, स्क्रू ढीला है क्या, तो नट याद रखिए। नासवान मतलब जो मर सकता है, नट नासवान। ठीक है, ना से नेहरू, टा से टीटो, ना से नासिर, सा से सुकर्णो और वान से वाने एनक्रुमा। थोड़ा सा टफ शॉर्टकट है लेकिन आपको ये ध्यान आ जाएगा। दो चार बार नाम देखोगे फिर आप ये याद कर लिए, नट नासवान। अब ये देखेंगे हम कौन सा देश से शामिल था। तो नट नासवान के बराबर में आप याद कर सकते हैं भारत युगम इंगा। कोई तुक नहीं बनना लेकिन याद कर सकते हैं भारत युगम। युगम मतलब युग और भारत को आप जानते ही हैं, इंगा मतलब अंगा। हम तो याद भी नहीं है भैया। मिर्जापुर देखिए, मिर्जापुर में जो रतिशंकर शुक्ला जी थे वो बहुत का सुना करते थे, वो हमें याद नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इतना है इंगा कई बार हम बोलते हैं, तो इंगा वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, भारत युगम इंगा। देखो भारत से भारत आ गया, यू से युगोस्लाविया, युग से युगोस्लाविया, मा से मिस्र, इंग मतलब इंडोनेशिया और घा से घाना। तो बच्चा लोग अब हम चौथा क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा विश्व के नाम से किसे जाना जाता है, या तीसरे विश्व के नाम से किसे जाना जाता है, या तीसरी दुनिया के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए, उस शीत युद्ध के दौरान दो गुट बने हुए थे, सोवियत संघ और अमेरिका के नेतृत्व में। पहला अमेरिका के नेतृत्व, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा कौन? गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल देश थे उन्हें तीसरा विश्व या तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ? 1961 में हुआ। कहां हुआ? बेलग्रेड, युगोस्लाविया की राजधानी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अंतिम सम्मेलन कब हुआ? कई बार पूछ सकता है, करंट अफेयर है, नया नया टॉपिक है, बच्चा लोग ध्यान देता है, नॉलेज देखता है कि बच्चा कितना एक्टिव है कितना एक्टिव नहीं है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी आखिरी सम्मेलन, आखिरी बैठक जो हुआ है वो 18वां सम्मेलन है और 2019 में हुआ है। अजरबैजान में हुआ है। अजरबैजान एक शहर है, और सॉरी एक देश है अजरबैजान, और उसका एक शहर है बाकू। याद कर लीजिएगा, कोई पूछ भी सकता है एग्जामिनर, तो आपका जनरल नॉलेज के लिए, आपका आगे के भविष्य के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा बन सकता है। ठीक है, अब एक गुट निरपेक्ष आंदोलन में कुल कितने सदस्य देश हैं? वो हैं टोटल 120 इसमें सदस्य देश शामिल हैं। इसके अलावा भी काफी सारे एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, तीनों वीडियो देखिए और आप
पूरी बुक पढ़िए आप, क्योंकि कई बार हम अपने आप में परफेक्ट नहीं है और हमारा एक छोटा सा वीडियो होता है, उस वीडियो के माध्यम से हमें आपको पूरा कवर कराना पड़ता है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी हम पढ़े हैं एक नंबर के क्वेश्चन, वो यहां से आपका अच्छा बनेगा। भरोसा दिलाता हूं, बनेगा तो बनेगा, क्वेश्चन आप में आपके एग्जाम में आएंगे। लेकिन बच्चा लोग तैयारी आगे की जरूरी है। किताब पढ़िए, किताबों पर ध्यान दीजिए, फैक्ट पर ध्यान दीजिए। हमारी जो इस पूरे अध्याय की 2 से 3 वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, उनको जाइए और जरूर देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना बच सके। ठीक है बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही। जल्द हम सेकंड चैप्टर का MCQ यानी 1 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए, उसके लिए आपकी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।